हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्रे सीरीज हमें समझी। ये जो सीरीज हमें ऑब्टेन्ड होती हैं, इनके डिफरेंट रीजन होते हैं। लाइमन लाइस इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर इन विजिबल एंड पाशन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे दिस सीरीज लाइस इन इंफ्रारेड। तो इन सीरीज के ये रीजन थे जो हमने न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किए थे। इसके बाद एक फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया था, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। आर एच की वैल्यू मैंने आपको कहा था आपको याद होनी चाहिए, टीचर दे या ना दे आप उस पर डिपेंड ना करें। 1.1 into 10 to power 7। 109677 ये सेंटीमीटर इनवर्स है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाती है, पर मैंने आपको सलाह दी थी आप सेंटीमीटर वाले की जगह मीटर इनवर्स में याद करेंगे तो मीटर इनवर्स में वैल्यू बन जाती है 1.1 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और जो न्यू बार निकालने के बाद हम वेवलेंथ निकालते थे वो 1/λ से निकाल लेते थे। n1 n2 आप जानते हैं, और z मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज है। अगर ये शब्द आपको थोड़ा भारी लगता है तो आप एटॉमिक नंबर से याद कर लो। हाइड्रोजन का z हमने 1 लिया था, हीलियम प्लस का z2 था, लिथियम 2+ का एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है वैसे तो, बेरिलियम 3+ की तो बात ही छोड़ दो। ये इनके z हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हालांकि अगर आप सबके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं पर हीलियम प्लस है तो ये भी एक ही हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर लिथियम 2+ है तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि हमने जो भी केस किए और हम आगे जब करेंगे ये सब के सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए थे। आज मैं आपको एक पुरानी बात बता के इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में पिछली कई बातें और क्लियर होंगी, और आज की क्लास में मैं मेरे बच्चों आपको ये RH की इम्पोर्टेंस और RH की डेरिवेशन भी कराऊंगा, ये कैसे आया। तो RH की जो वैल्यू है 109677 ये कैसे आया इसकी बात भी आज की क्लास में करेंगे। ये कैसे आया ये बात भी हम आज की क्लास में करेंगे। मतलब कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आज की क्लास में ये भी क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिफरेंट सीरीज एंड द रीजन्स, फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। और हाँ, लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए थे, इसमें कोई डाउट तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े बच्चों। चलिए, डाउट नहीं बच्चे। आगे बढ़ो। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल आज देखिए, बोहर ने जो बात करी वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए करी। इसीलिए हम इसे बोहर मॉडल ना कह के
बोहर मॉडल ऑफ एच एटम भी कहते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एच एटम भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपने छोटी क्लास में इसको जरूर पढ़ा होगा, पर आप देख ही रहे हैं जो चीज़ आपने 11 छोटी क्लासेस में पढ़ी है, 11 क्लास में आके उसका लेवल ही बदल जाता है। ये चीज़ें आपने महसूस करनी शुरू कर दी है। चलिए बोहर ने क्या कहा, देखिए बोहर ने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमता है। ये बात उसने रदरफोर्ड से अलग कर दी थी ना। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन हर रेवोल्यूशन के बाद न्यूक्लियस के पास आएगा, तो बोहर ने अपनी बात ही यहाँ से रखी थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स पाथ। मतलब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ नहीं बदलता है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उस फिक्स पाथ को उसने कहा ऑर्बिट। सो ऑर्बिट इज डिफाइंड एज अ फिक्स डिफाइंड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल, उसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस फिक्स पाथ में उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। मतलब जब फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन -2π² me4 n² होल मल्टीप्लाइड बाय z²। z आपको मैं बता चुका हूँ न्यूक्लियर चार्ज है, पर इसमें एक बात याद रखने की है कि ये सभी के लिए नहीं है। ये नहीं है कि सोडियम के लिए न्यूक्लियर चार्ज 11 पुट कर दो और 11 का स्क्वायर लगा दो, नहीं। ये z केवल और केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है। जैसे H हीलियम प्लस हीलियम के लिए नहीं है, लिथियम के लिए भी नहीं है, लिथियम प्लस के लिए भी नहीं है। हाँ, लिथियम 2+ के लिए है। बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम प्लस के लिए भी नहीं है, बेरिलियम 2+ के लिए भी नहीं है। हाँ, बेरिलियम 3+ के लिए है। तो एक बात आपने ध्यान में डालनी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही रहेगा। ये बात आगे चल के बोहर से भी साइंटिस्ट ने पूछी और बोहर ने कहा मेरे पास जवाब नहीं है। और जब साइंटिस्ट ये कह दे मेरे पास जवाब नहीं है तो ये उसकी लिमिटेशन बन जाती है। तो बोहर की लिमिटेशन जब कराऊंगा तो बताऊंगा, ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। चलिए एनर्जी के फॉर्मूले में आते हैं। 2π सभी जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻⁻31 kg। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.67 10⁻⁻19 कूलम। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.606 10⁻34 जूल सेकेंड। आप इन सभी की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जब सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.18 10⁻⁻18। आप Z को मत पुट करिए, हाँ आप N को भी मत पुट करिए। और ये एनर्जी है इन जूल पर एटम। एक एटम के लिए, मतलब एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी इन जूल पर एटम। ये एक्सप्रेशन मैं तो यही कहूँगा आप इस वैल्यू को याद ही कर लें, याद ही कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। टीचर एग्ज़ाम में दे ना दे, इस दुविधा से बचने के लिए इसको याद करना ही बेहतर है। हाँ, एनर्जी के और भी एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप याद कर सकें तो -1312 मल्टीप्लाइड बाय z² अपॉन n² किलो जूल, यानी कि ये पहला डिफरेंस आ रहा है किलो जूल में है पर मोल। हाँ, ये एक मोल एटम मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। और वो भी किसमें?
किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये किसमें थी? जूल पर एटम। याद कर लें तो अच्छी बात है, बाकी ये तो याद होनी चाहिए। हाँ, अगर ये भी याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। -13.6 जेड स्केयर एन स्केयर, यह है ईवी पर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन मैंने कराया था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। तो खैर यूनिट की बात है, इसलिए वैल्यूज अलग अलग हो गई हैं, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। तो ये वैल्यू थी एनर्जी की अकॉर्डिंग टू बोहर। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, देन द एनर्जी इज आल्सो फिक्स्ड। और उसकी वैल्यू ये आपको याद करनी है। टीचर कहे एग्जाम में दी होगी तो भी उसके धोखे में मत आना, आप याद कर लेना। तो ये सेकंड पॉइंट था बोहर मॉडल का। हालांकि सेकंड पॉइंट से कई सवाल खड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट से पहला सवाल बच्चे के दिमाग में ही आता है, ये एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन क्यों है? ये बच्चे के दिमाग में सवाल आता है और ये टीचर के दिमाग में भी आता है, और ये टीचर अपने एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाई दिस एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये सवाल बनता है, व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों? खैर, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज की वैल्यू डिस्कस कर लूंगा आपसे। एक डिफरेंट शेल फॉर हाइड्रोजन एटम, आ जाइए। देखिए, आप इसको न्यूक्लियस मान लीजिए। न्यूक्लियस आप जानती हैं बहुत छोटा होता है, हालांकि मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, पर इतना बड़ा तो दिखाना ना स्क्रीन पे दिखाई दे। ये फर्स्ट लेवल है। मैंने आपको कहा था आप इनको शेल या ऑर्बिट मत बोलें, आप इनको एनर्जी लेवल बोलें। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, लाइक दिस, ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे। ये फोर्थ एनर्जी लेवल पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ज़्यादा बेटर क्यों रहेगा अभी समझा दूंगा। हालांकि आपने मेरे अभी तक के डायग्राम में एक चीज़ नोट करी, वो ये है कि पहली और दूसरे लेवल में डिफरेंस ज़्यादा है, दूसरे से तीसरे में डिफरेंस कम हुआ है, फोर्थ में और कम हुआ है, फोर्थ से फिफ्थ में और कम हो गया है। आप थोड़े से समझदार हैं, सिक्स्थ में और कम, सेवन्थ में और कम, लेवल डिफरेंस कम होता रहेगा। हाँ, इसका सबूत क्या है मैं आज दूंगा आपको, वेट कर लो। यानी कि ये डायग्राम अभी तक जो टीचर छोटी क्लासेस में डायग्राम बनाती आई थी, ऐसा ऐसा, ये डायग्राम उस डायग्राम के लिए सेटबैक है। आप बताओ, सच बोलना, टीचर ऐसा डायग्राम बनाती थी नहीं बनाती थी? यस सर। आप बताओ, इस डायग्राम में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जा रहा है? केवल झूठ को बोलने की जरूरत नहीं होती है, झूठ को दर्शा के भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप क्या देख रहे हैं इसमें जानते हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस है, वो सेम है। और सेम डिफरेंस होता ही नहीं है। और सेम डिफरेंस होता तो क्या होता, मैं इसकी बात जरूर करूंगा आज, वेट कर लो। चलिए, हाँ, हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? फॉर एच एटम, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। दिस इज फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल में एनर्जी कितनी होगी, उसको इवन कह देंगे, -2.18 10⁻⁻18 अपॉन किसका स्केयर, 1 का स्केयर। ये कौन सी एनर्जी ले रहा हूँ मैं? ये एनर्जी ले रहा हूँ जूल पर एटम में। बार बार यूनिट लिखूंगा। E2 -2.18 10⁻⁻18 अपॉन बोलो 2 का स्केयर, जूल पर एटम, E2 होगी। E3 -2.18 10⁻⁻18 अपॉन 3 का स्केयर।
ऐसे E4 भी आप निकाल सकते हो, -2.18 10⁻⁻18 अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे E5 भी निकाल सकते हो। तो अगर आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, मैं इधर करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में -13.6 EV वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो E2 जो होता है वो -3.4 हो जाता है, और E3 जो होता है वो -1.511 हो जाता है। अब आप देखो E1 और E2 में गैप ज़्यादा है, वो तो देख के लग रहा है, और आप देखो 3.4 और 1.5 में गैप कम नहीं हो गया। और E4 की वैल्यू होती है, EV वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ, 0.85। अब बताओ गैप और कम नहीं हो गया? आई थिंक जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। हाँ सर, गैप कम होता जा रहा है। E5 की वैल्यू EV में पता कितनी आ जाती है, 0.544। अब देखो और कम हो गया। आपको नहीं लग रहा पहले और दूसरे में, और दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे पांचवें में गैप कम होता जा रहा है? वैल्यूज को देख के समझो, वैल्यूज को देख के समझो। पर इधर आ जाओ वापिस लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में, ये एनर्जीज की डिफरेंट वैल्यूज हैं। चलिए, टीचर ये भी पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन? अरे बहुत आसान है। तो E4 मांगा है, E4 तो -2.18 10⁻⁻18। अब Z क्या है जी हीलियम का, 2, और शेल कौन सी दी गई है, 4। निकालते रहो, जूल पर एटम में। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो आपको E क्या निकालना है, E6। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2.18। अब तो किसका स्क्वायर करूं, Z, लिथियम 2+ का Z कितना हो जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर हो गया। और शेल नंबर कौन सा है, 6। तो जो भी आएगा आप निकालते रहना, ये काम तो आपका है, मेरा काम थोड़ा ना डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सिखाना। तो दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, अब ये समय बताने का कि एनर्जी को नेगेटिव स्केल में क्यों लिया। देखिए, आप EV पर एटम में आना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आना, आप देखिए -13, आपको कि ये वैल्यू समझनी आसान है, 10 की पावर नहीं है आगे, तो 13.6 से -3.4, आप बताना वैल्यू बढ़ी घटी, वैल्यू बढ़ गई। -3.4 से -1.511, वैल्यू बढ़ी घटी, वैल्यू फिर बढ़ गई। -1.511 से लेके -0.85, वैल्यू बढ़ी घटी, बढ़ गई। -0.85 से -0.544, एनर्जी बढ़ी या घटी, एनर्जी फिर बढ़ गई। यानी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, आप बताओ एनर्जी का क्या हो रहा है। एनर्जी बढ़ रही, ये वैल्यू से आप सहमत हैं, कारण से नहीं, अभी तक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं आपसे। यस सर। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, उसको हम कहेंगे E इन्फिनिटी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर आप ऑन करेंगे। हाँ, एनर्जी 0 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए।
व्हाट डज इट मीन एनर्जी जीरो? एनर्जी जीरो का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया है तो देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ही खत्म हो गया है। वो जगह इन्फिनिटी है मेरे बच्चे, आप प्लीज इन्फिनिटी को समझिए। यहाँ पर इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी वो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे जैसे स्कूलों में, जैसे गांव में चले जाइए, वहाँ पे स्कूलों की बाउंड्री नहीं होती, तो अगर बच्चा खेलते खेलते दूर चला गया है, बाउंड्री नहीं होती वहाँ पर, चार दीवारी नहीं होती स्कूलों की, तो बच्चा खेलते खेलते दूर चला गया है, इतनी दूर चला गया कि स्कूल के टीचर का, प्रिंसिपल का होल्ड ही नहीं है उस पर, तो वो डिस्टेंस उसके लिए इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है। न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी डिस्टेंस कितना है कि वो जगह जहाँ पर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना बंद कर दे, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के करोल बाग तक चला गया, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब है वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है, जहाँ पे अट्रैक्शन बंद हो गई है। हाँ, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस शायद बहुत छोटा हो हमारे लिए बहुत छोटा हो। हमारे लिए तो शायद इतना छोटा डिस्टेंस है, हमें दिखाई भी नहीं देगा डिस्टेंस, पर न्यूक्लियस के लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी है। यानी कि इन्फिनिटी यहाँ पर एक रिस्पेक्टिव बात होगी एटम के रिस्पेक्ट में। हमारे रिस्पेक्ट में तो ये बहुत छोटा है, पर न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। हमारे लिए तो इतना छोटा मैं देख नहीं सकता, पर न्यूक्लियस के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। इतनी दूर चला गया न्यूक्लियस से वो। ठीक है, तो इन्फिनिटी को आप जरा समझिए, वो डिस्टेंस यहाँ पे अट्रैक्शन बंद हो जाती है। चलिए अब एक फर्ज के लिए, एक पल के लिए फर्ज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है। आप बताओ जब ये पास जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी घटेगी? बताइए, जब ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है अट्रैक्शन बढ़ेगी घटेगी? अट्रैक्शन बढ़ेगी। बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी। चलो ये भी ठीक है। और जब ये सबसे पास वाली शेल में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन में कह सकता हूँ मैक्सिमम होगी। बिल्कुल कह सकते, यानी कि इससे ज्यादा अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं भाग जाता, सीधा प्रोटॉन से मिलन क्यों नहीं हो जाता उसका? ये बात करेंगे जब हम डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए सवाल छोड़ दो। देखो बच्चे, एक चीज केमिस्ट्री में कभी भी मत भूलना, ये काम बहुत आएगी, कई बार आपको मुश्किल से बाहर निकालेगी, कि मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम अट्रैक्शन मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी मीन्स मिनिमम एनर्जी। आप इस बात को कहीं से भी शुरू कर लो। चलो मैक्सिमम अट्रैक्शन से शुरू करते हैं। मैक्सिमम अट्रैक्ट, और किसी डायरेक्शन में चले जाओ, मैं भी क्लॉकवाइज जाऊंगा। मैक्सिमम अट्रैक्शन मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी मीन्स मिनिमम एनर्जी। उल्टा चलते हैं आप। मैक्सिमम अट्रैक्शन मीन्स मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब ये तीनों शब्द एक दूसरे के रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अट्रैक्शन मैक्सिमम मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन। किसी भी पॉइंट को किसी पॉइंट से लिंक करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके आगे बढ़ूंगा, छोटा सा। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? सॉलिड में। सॉलिड में। शाबाश। यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में होती है। यानी कि अब बताओ, इस
पॉइंट के बेसिस पे कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती होगी, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? सॉलिड की गैस। मिनिमम एनर्जी होगी सॉलिड की। अब बताओ मिनिमम एनर्जी सॉलिड की Yes, sir. होगी, अब बताओ तीनों में से सबसे स्टेबिलिटी किसकी होगी? सॉलिड। आप देखो ना, सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो उनकी इतनी निकट आने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने से वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाती है, मिनिमम एनर्जी जोन में चले जाते हैं। और सॉलिड में ये पार्टिकल यहाँ है ना, ये 10 साल बाद भी यही मिलेगा, 100 साल बाद भी यही मिलेगा। पार्टिकल उठ के थोड़ा ना भागते हैं सॉलिड में, ये थोड़ा आज यहाँ है, कल कहीं और पहुंच जाएगा। लिक्विड में तो पार्टिकल मूव कर सकते हैं, और गैस में तो आप सोचो ही मत, आज यहाँ है तो गैस का पार्टिकल कल कहाँ होगा। आप समझ रहे हैं, उसमें तो अट्रैक्शन की बात ही नहीं है। तो एनर्जी कितनी हाई है उस पार्टिकल की। चलिए अब वापस आ जाइए इस डायग्राम में। क्योंकि सर आइए रुक जाओ बेटा, अब इस बात को पूरा कर लो, फिर बात लेता हूँ आपको। अभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है, अब बताओ अट्रैक्शन बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अट्रैक्शन बढ़ रही है। अच्छा, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी का क्या होगा, सोच के बताओ। घटेगी। एनर्जी डिक्रीज होगी। हम चले कहां से थे, जीरो से। आप बताओ जीरो से डिक्रीज होना क्या होता है? एनर्जी वो रिलीज करेगा। जीरो से कम होने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्केल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर आप एक स्केल पे जीरो पे हैं और मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू कम करनी है, तो इट मीन्स आप कौन से स्केल में एंटर कर रहे हैं? नेगेटिव स्केल में। तो जीरो से नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई और नेगेटिव हुई, इसका मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? सोचो। डिक्रीज एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज होगी तो जीरो से नेगेटिव स्केल में एंटर कर जाएगी, और जितनी अट्रैक्शन होती रहेगी उतनी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी। यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ है? फर्स्ट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट। हाँ, बहुत बढ़िया बच्ची, जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला है। सही भाषा सीखोगे ना, बहुत सुखी रहोगे। हाँ, फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में उसकी अट्रैक्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम अट्रैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है। अगर एनर्जी इसकी मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ है? फर्स्ट शेल में। यानी कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली किस शेल में रहना पसंद करेगा हाइड्रोजन में? मिनिमम एनर्जी, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। हाँ, मिनिमम एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। और उसको हम क्या कहने लगते हैं फिर? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हुई? फर्स्ट शेल। अच्छा, लिथियम आयन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हुई? फर्स्ट शेल। लिथियम 2+ के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हुई? अगेन फर्स्ट शेल। बच्चा कहता है लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है सर, दूसरी शेल होनी चाहिए। अरे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2+ में तो एक ही है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होगी? पहली शेल में होगी। तो ग्राउंड स्टेट उसकी भी क्या होगी? उसकी भी पहली शेल होगी। तो हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, तो उसमें ग्राउंड स्टेट आ रही थी। तो ग्राउंड स्टेट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीस्ट एनर्जी में है, मीन्स जहाँ पे उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मीन्स जहाँ पे उसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन है। यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी भी कम है, या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या उसकी अट्रैक्शन मैक्सिमम है न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी केवल और केवल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को दर्शाती है। ये केवल और केवल अट्रैक्शन की रिफ्लेक्शन है। यानी कि जब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है, मतलब अट्रैक्शन मैक्सिमम है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है।
एनर्जी बढ़ रही है मतलब अट्रैक्शन कम हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है मतलब बोलो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए तो उस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो आप बताओ इस संसार में हर चीज किसकी तरफ जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ या अनस्टेबिलिटी की तरफ? स्टेबिलिटी। Stability. यानी कि इस दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी के लिए भाग रहे हैं, हर काम स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि जीवन में स्टेबल हो सके, अच्छे इंसान की तरह जीवन बिता सके, राइट? आपके पेरेंट्स मेहनत करते हैं आपके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के जनों के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। तो जो आप समाज में सड़कों पे भाग दौड़ देखते हैं वो भी तो स्टेबिलिटी के लिए ही है बच्चे। कौन है जो मूर्ख जो अनस्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है? मूर्ख ही होगा अगर अनस्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है। तो आप चाहे खेल कूद भी करते हैं, हर चीज, हर मूवमेंट, हर चेंज संसार का स्टेबिलिटी के लिए, चाहे लाख साल पहले चले जाइए और चाहे आज से लाख साल आगे चले जाइए, हर चीज, हर मूवमेंट स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में है तो निरंतर किस स्टेट को अचीव करना चाहेगा? स्टेबल। तो बच्चे पूछ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, सर इलेक्ट्रॉन वापस क्यों जाता है? अब जवाब मिल रहा है इलेक्ट्रॉन वापस क्यों जाता है। क्लियर है बात? Yes, sir. क्योंकि उसको निरंतर न्यूक्लियस खींच रहा है। वो कह रहा है मैं तेरे को ज्यादा स्टेबिलिटी दूंगा तो मेरे पास आके बैठ। हाँ, न्यूक्लियस अपने अंदर पनाह नहीं देता। क्यों नहीं देता? इस सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा आ रहा है। जवाब मिलेगा आज नहीं, डी ब्रोगली हाइसेनबर्ग के बाद। तो ये सेकंड पॉइंट है। अभी मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है जिसको ऑर्बिट का। सेकंड पॉइंट क्या था? कि उसकी एनर्जी भी फिक्स बाद में फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं करता, बढ़ाता नहीं है, घटाता नहीं है। और हाँ, हमने ज़्यादा डिस्कस किसको किया? एनर्जी नेगेटिव क्यों है? एनर्जी नेगेटिव बेसिकली अट्रैक्शन शो कर रही है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। इन्फिनिटी पे जीरो थी, इन्फिनिटी से पास आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो जीरो से घटना क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव स्केल में एंटर करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन की रिफ्लेक्शन है ये। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए। अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरू हो जाओ डाउट पूछना। कोई मुझको बच्चा टोक भी रहा था। सर एक चीज पूछ रही थी कि सर एनर्जी पहले और बताओ, पहले मुझको कौन टोक रहा था बच्चा? सर मैं बोल रहा था। आप ही थे? यस सर। हाँ, फिर आप ही को मौका मिलेगा, जल्दी बोलो। सर एनर्जी और लैम्डा का एक रिलेशन बता देना, वो डायरेक्ट होता है या फिर? अभी वेट कर लो, फिर अभी आज के न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में बताओ जो मैंने बताया अभी तक। ओके सर। अभी इस टॉपिक में डाउट? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर ने थर्ड पॉइंट में क्या कहा। एक बात तो आपको क्लियर हो गई मेरे बच्चों कि ये न्यूक्लियस है, तो अगर वो दूर जाएगा, ये क्या है? एनर्जी लेवल, राइट? फायदा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल मतलब हायर एनर्जी, थर्ड मतलब और हायर, फोर्थ मतलब और हायर, फिफ्थ मतलब और हायर। मतलब जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज करती है। मतलब एनर्जी इन फिफ्थ शेल विल बी हायर देन द एनर्जी इन द फोर्थ, देन एनर्जी इन द थर्ड, देन एनर्जी इन द, लाइक दिस। मिनिमम एनर्जी इवन में होती है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होगी। जैसे क्लास शुरू होने से पहले आरव ने डाउट पूछा तो उसको भी कंफ्यूजन हुई है, तो शायद इस पॉइंट को लेके वो क्लियर नहीं होगा। शायद अब क्लियर होगा तो आगे उसको दिक्कत नहीं होगी। शायद वो डाउट भी नहीं पूछेगा मुझसे, और फिर भी डाउट उसका आप जरूर लेंगे बच्चे, निराश नहीं करेंगे अब किसी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, बोहर ने थर्ड पॉइंट में क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर लेवल पे है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। वो किस में शिफ्ट होगा ये डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल when energy is absorbed. And when this excited electron returns back to lower shell या lower energy level, lower energy level मतलब lower energy, कितना आसान हो गया, तो वो क्या करेगा, डिफरेंस इन एनर्जी को वो रिलीज कर देगा। एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसकी वेवलेंथ भी होगी, वो वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब फिर हायर टू लोअर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी, ये हायर टू लोअर शेल है, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल। हाँ शाबाश, तो एनर्जी रिलीज करेगा। और जितनी भी रिलीज करेगा या जितनी भी एब्जॉर्ब करेगा वो डेल्टा ई होगी। और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। यानी कि वेवलेंथ एंड एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये थर्ड पॉइंट है। पर आपको एक मैंने पॉइंट बड़ा अच्छा क्लियर किया है। अगर आपको मैं सवाल पूछूं ना जो कई बार एंट्रेंस में आया है, सीबीएसई में सवाल का जिक्र नहीं है, आप बताओ हमने इलेक्ट्रॉन को 1 to 2 भेजना है, 2 to 3 भेजना है, 3 to 4 एंड 4 to 5 भेजना है। आप बताओ विच ट्रांजिशन शब्द मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन। विच ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, सोचो। सर 1 to 2। 1 to 2। और आप देखिए कितना Sir, जल्दी 1 जवाब to आता 2। है, कितना जल्दी जवाब आता है बच्चे का। और एक ऑप्शन होती है ऑल रिक्वायर सेम एनर्जी। पता है ऑल रिक्वायर सेम एनर्जी कौन से मूर्ख बोल के आते हैं, जो ये डायग्राम पे विश्वास करते हैं, ये वाला सुंदर डायग्राम, ये वाला सुंदर डायग्राम। ये सुंदर डायग्राम क्या दिखा रहा है कि डिफरेंस सेम है, तो फिर उसको क्या लगने लगता है, जो एनर्जी 1 से 2 में चाहिए वही एनर्जी 2 से 3 में, वही एनर्जी 3 से 4 में, वही एनर्जी 4 से 5 में चाहिए। समझ में आ गया मेरे बच्चे? चलो अब मुझको बताओ 1 to 2, 2 to 3, which transition require maximum wavelength? सोचो। सर 1 to 2। 4 to 5। 4 to 5, बहुत बढ़िया। जिसने 4 to 5 बोला उसके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 to 5 में डेल्टा ई सबसे कम होगा। डायग्राम में दिख रहा है, देखो ना, ये कितना कम डिफरेंस है। डेल्टा ई कम होगा तो फिर लैम्डा बहुत ज़्यादा होगा। हमने मैक्सिमम लैम्डा के लिए पूछा था। ये सवाल समझ में आया मेरे बच्चों? अब मैं एक बात बताऊं कि अगर ये डिफरेंस सेम होते तो क्या होता। आप खुद कहेंगे सर ये तो हमने सोचा नहीं था। कितनी बढ़िया बात क्लियर हो गई। आप ही सोचो अगर ये डिफरेंस मेरे बच्चों सेम होते तो सेकंड से फर्स्ट में
एनर्जी रिलीज सेम होती, वही एनर्जी फिफ्थ से फोर्थ में होती नहीं होती? बताओ। यस सर। डेल्टा ई सेम होता? यस। अगर डेल्टा ई सेम होता तो फिर लैम्डा भी सेम होता, यस सर। यानी कि 2 से 1 में जो लैम्डा होगा वही 5 से 4 में लैम्डा होगा। यस। फिर ये सीरीज कैसे क्रिएट होती है गामा बामा पार्शियल ब्रैकेट की फटम? समझ में आ रही है बात जी? तो लैम्डा सेम नहीं होता 5 से 4 में लैम्डा। अच्छा बताओ 5 से 4 का लैम्डा ज्यादा होगा या 2 से 1 का लैम्डा ज्यादा होगा? सोच के बताना। सर कौन सा डायग्राम में? किसी भी डायग्राम में, इसमें आ जाओ। अभी हमने सवाल किया ये वाला। सर क्वेश्चन रिपीट करना। इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गिर रहा है, किस केस में लैम्डा ज्यादा होगा? सर 1 से 2 में गिर रहा है या फिर 2 से 1 में? सर 5 से 4 में ज्यादा लैम्डा मैं चेंज कर होगा। मैं चेंज कर सर 5 to 4। इलेक्ट्रॉन 5 to 4 में गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन 2 to 1 में गिर रहा है, किस केस में लैम्डा ज्यादा रिलीज करेगा? 5 to 4। 5 to 4। 5 to 4। 5 to 4 का लैम्डा ज्यादा होगा, सहमत हैं आप? और 2 to 1 का लैम्डा कम होगा। आपको सबूत दूं, आप कहेंगे सर कितनी बढ़िया बात क्लियर हुई है। आप बताओ 2 to 1 कौन सी सीरीज है? लाइमन बामा पार्शियल ब्रैकेट भी फटाफट है। 9। और बताओ 5 to 4 कौन सी सीरीज है? लाइमन बामा पार्शियल ब्रैकेट। ब्रैकेट। और याद नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि लो वेवलेंथ पे लाइमन मिलती है, फिर बामर मिलती है हाई पे, पार्शियल और हाई पे, ब्रैकेट और हाई पे। और ब्रैकेट का रीजन क्या होता है? इंफ्रारेड। और लाइमन का रीजन क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट तो कम होती है वेवलेंथ में, इंफ्रारेड तो 760 से ऊपर होती है। अब सबूत मिल गया कि 5 से 4 का लैम्डा ज्यादा होगा 2 से 1 के मुकाबले। ठीक है मेरे बच्चों? बोलो। चलिए भाई, यस। थर्ड पॉइंट क्लियर? फोर्थ पॉइंट में आते हैं। यस सर। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। देखो मैं नहीं चाहता आपके लिए सिर्फ 4 पॉइंट ही हो, 4 पॉइंट बताने में 4 मिनट लगते हैं, तो हर पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वेस्ट मत करना। अभी कल ही बच्चों ने डांट खाई है, किसी भी दिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, तैयार हो के आना मेरी अगली हर क्लास में। चलिए बोहर का फोर्थ पॉइंट क्या था? देखिए एक होता है लीनियर मोमेंटम, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। जैसे एक पार्टिकल है मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, देन द मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, या पढ़ते हैं। पर एक होता है एंगुलर मोमेंटम, जब वही पार्टिकल जिसका मास m है वो एक r डिस्टेंस पे रोटेट करना शुरू करता है, तो फिर उस केस में जैसे आप एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दें और आप उसको गोल गोल घुमाएं अपने सर के ऊपर से, तो वो अब एंगुलर मोशन होगी ना, तो वहाँ पे जो उसका मोमेंटम होगा वो मास इनटू वेलोसिटी नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस r से जिस r पे वो मूव कर रहा है, mvr। तो एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, यानी कि जैसे जैसे r बढ़ता रहेगा, बताओ फिर एंगुलर मोमेंटम भी उसका बढ़ता रहेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चलो बोहर ने क्या कहा फोर्थ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सर ये कैसे आया, छोड़ दो, क्यों आया, छोड़ दो, रट लो इसको। बोहर का ये एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन है, और डेरिवेशन हायर लेवल पे कराया जाता है जब हायर लेवल का मैथमेटिक्स सीख लेते हैं आप, उससे पहले नहीं। इसलिए कहता हूँ अगर आगे चल के केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स ले लेना। मैथ्स नहीं होगा तो आप आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। n का मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई। इसका थोड़ा सा मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं पूछूं इन विच शेल एंगुलर मोमेंटम विल बी h अपॉन पाई, बताओ फिर कौन सी शेल में एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई हो जाएगा? सेकंड शेल में होगा, नहीं होगा? क्योंकि सेकंड शेल में ही तो कटेंगे दोनों। नहीं समझ में आया? अब बताओ फिर। इन विच शेल एंगुलर मोमेंटम विल बी, ये एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन। h अपॉन पाई, बताओ। बोलो। 6 शेल। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। चलिए, ये फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of some fixed value, and that fixed value is h upon 2 pi. It means angular momentum is quantized. जो चीज़ इस फिक्स पैकेट में मिलती है हम उसे क्वांटाइज्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि आपको 10 लीटर दूध चाहिए और दुकानदार कहता है कि मेरे पास आधे लीटर के 20 पैकेट हैं, वो ले जा। तो आपको आधे लीटर के फिक्स अमाउंट में 20 पैकेट मिल रहे हैं, वही 10 लीटर है। तो दूध आधा लीटर का फिक्स हो गया, नहीं हो गया? जब कोई चीज़ फिक्स अमाउंट में हो जाए वो क्वांटाइज होती है। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ने मॉडल में कई बात। हाँ बच्चे बोलो। सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? सर ये पूरा सर पूरा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये पता चला आपको? एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर होता है, ये तो पता है ना आपको? नहीं पता? मोमेंटम पढ़ लिया बच्चे? फिजिक्स में मोमेंटम पढ़ लिया? नो सर। फिर ये कैसे समझ में आएगा? इसलिए आप इस फॉर्मूले को रट लो बेटा। फिजिक्स में मोमेंट आपने 9th में नहीं पढ़ा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। सर पढ़ा है वहाँ तो फिर तो पता होना चाहिए। मास इंटू वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। मान लो आप अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ लो और उस रस्सी से एक पत्थर को बांध दो और आप उस रस्सी को गोल गोल घुमाओ, तो बताओ वो पत्थर एक फिक्स डिस्टेंस r पे घूमेगा? यस सर। ठीक है, तो आप बताओ उस पत्थर का लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा? सर एंगुलर। हाँ, एंगुलर मोमेंटम होगा, सोचने की बात ही नहीं है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जो उसका मास है उस पत्थर का, जो उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय जितने डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो। यानी कि जैसे जैसे रस्सी बड़ी होती रहेगी, सेम स्पीड से घुमाओगे तो बहुत हाई मोमेंटम होगा। मैं बड़ी सरल भाषा में जवाब देता हूँ, सरल भाषा में। आप एक छोटी रस्सी को घुमाओ, किसी के सर पे जाके मारो, और आप एक बड़ी रस्सी को घुमाओ उतनी स्पीड से, किसी के सर पे जाके मारो, बताओ चोट ज़्यादा कहाँ लगेगी? बोलो। बड़ी रस्सी। हाँ जी, बड़ी रस्सी को जब सेम वेलोसिटी से घुमाओगे ना, सर फूट जाएगा सामने वाले का, क्योंकि उसका क्या ज़्यादा होगा? आर ज़्यादा होने से एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, बहुत हाई मोमेंटम से टकराएगा उसके सर पे। जैसे छोटी क्लास में टीचर सवाल ऐसे कराता था
कि एक बड़ा ट्रक है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, और एक छोटी सी गेंद है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, और आपको हिट करते हैं दोनों, आपको चोट ज़्यादा किस में लगेगी? बोलो। बड़े वाले बड़े वाले में, क्योंकि उसका v चाहे दोनों का सेम है, पर ट्रक का क्या ज़्यादा होता है? मास। तो अब बताओ उसको मोमेंटम बहुत हाई हो जाएगा, हाई मोमेंटम से टकराएगा, इंसान मार भी सकता है तो। और वही अगर छोटी सी गेंद उतने ही वेलोसिटी से टकरा जाए किसी से, तो उसका मास कम है तो उसका क्या कम होगा? मोमेंटम। तो वो आपको चोट भी कम पहुंचाएगी। बात खैर, ये मोमेंटम की बात में कहाँ ले आया, फिजिक्स की बात है, आपकी केमिस्ट्री में कहाँ ले आया, छोड़ो। आप इस बात को रट लो कि बोर ने एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था। बोर ने एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था? NH/2π बताया था। कैसे आया ये छोड़ दो, डेरिवेशन छोड़ दो, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, 11th में ना ही 12th में, इस फॉर्मूले के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए बोर का एंगुलर मोमेंटम का पॉइंट क्या था। तो क्या बोलेंगे बोर का एंगुलर मोमेंटम का पॉइंट क्या था? कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब n का मल्टीपल होगा h/2π का। बस ये याद करना है आपको, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, नथिंग। 4 पॉइंट हो गए जी। क्या क्या? ऑर्बिट फिक्स, एनर्जी फिक्स, एनर्जी चेंज, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा एब्जॉर्ब होगी, दोबारा से लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, और लोअर हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी क्या होगी। और फोर्थ पॉइंट क्या बताया उसने? दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, मतलब एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, h/2π का फिक्स होता है, h/2π का मल्टीपल आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें h/2π मल्टीपल होके आएगी। जैसे दूध आधा लीटर का दूध जितना भी लेके आएगा उसमें आधा लीटर जरूर मल्टीपल होगा, चाहे 7 लीटर लेके आए चाहे 7.5 लीटर लेके आए, तो आधे लीटर का मल्टीपल आएगी। यहाँ पर किसका मल्टीपल आएगा? एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल आएगा। कैसे आएगा छोड़ दो इस बात। चलिए न्यूमेरिकल करें। हाँ, बोहर ने रेडियस की बात भी करी थी, Rn फॉर्मूला दिया था उसने 0.529 इंटू में स्क्वायर अपॉन z। देख लो उल्टा है यहाँ पर, वहाँ n स्क्वायर नीचे था या n स्क्वायर ऊपर है, और वहाँ z स्क्वायर था या z है, और ये यूनिट थी एंगस्ट्रॉम। बोहर ने ये फॉर्मूला भी दिया था। हाँ, इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा ना बच्चे, बोहर की जितने भी डेरिवेशन है उसके लिए जो लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए वो आपको 11th-12th में नहीं कराया जाता, इसलिए डेरिवेशंस नहीं है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको उल्टा एनकरेज कर रहा हूँ कि मैथ्स जरूर लेके करो। आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ने का मन किया या केमिस्ट्री में आगे एडमिशन लिया, मेरे को आज ही रिजल्ट में इतने बच्चों का फ़ोन आया, आज ही कि सर हमने केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है पर मैथ्स नहीं है, बेटर नहीं हो ही नहीं सकता। आज एक बाल भारती की एक बच्ची का फ़ोन आया, 95 मार्क्स है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है, मैं कहा हो ही नहीं सकता, बायो नहीं आपके पास बच्ची। तो वो डिसअपॉइंटमेंट आज जो मैंने देखी बच्चों के मुंह पर, इससे अच्छा आपका मैं पहले लेक्चर ले चुका हूँ इस बात को लेके कि अगर आगे चल के मैथ्स नहीं हुआ तो कई दिक्कतें आएगी, तो आप उसको अभी से ही प्रोस एंड कॉन्स लेके चलना। चलिए, Rn 0.529 इंटू मेन स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। जैसे आपको मतलब बताता हूँ इसका क्या है। जैसे आपको कहा कैलकुलेट बोर रेडियस, ये समझे बोर रेडियस का मतलब क्या? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये कैलकुलेट बोर रेडियस फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल ऑफ H एटम।
तो क्या निकालना है आपने? R4। अब बताओ 0.529 तो आएगा ही आएगा, इंटू में n का स्क्वायर। बताओ n की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? अपॉन z। अब बताओ जो हाइड्रोजन का z कितना होता है और यूनिट क्या आएगी? तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, 16 से मल्टीप्लाई खुद करना है आपने। और यूनिट क्या आएगी? 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम इतना होगा। चलिए, आपको क्वेश्चन आया, कैलकुलेट। बोर रेडियस फॉर an electron present in third shell of lithium 2+। तो हमें क्या निकालने हैं? R, बोलो R1, R2, R3 क्या निकालने हैं? R3। फॉर्मूला क्या लगेगा? 0.529 इंटू में बोलो क्या लगेगा? n का स्क्वायर, ये रहा, क्या लगेगा? 3 का स्क्वायर अपॉन, बताओ जी, z कितना लूं? 3 3। और यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट बोहर रेडियस फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल ऑफ लिथियम, सॉरी हीलियम का करते चलो। अब क्या निकालना है? R4। बताओ क्या लगेगा? 0.529 इंटू में 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन z कितना उसका? 2 तो सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देख लो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और अच्छे से रिवाइज कर लेना उस बात को। मेरे बच्चे, जब आपको क्वेश्चन में ये आए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फोर्थ में जा रहा है, तो डेल्टा ई निकालने का तरीका सुन लो। डेल्टा ई निकालने का तरीका होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब तो ई फाइनल क्या है? E4, यानी कि हम E4 निकालेंगे। याद है मैंने E1, E2, E3, E4 निकाल के लिखा था अभी। आप E4 निकालेंगे, माइनस करेंगे किससे? अब बताओ ये आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सोच के बताओ। पॉजिटिव। ये आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि E4 मीन्स हायर एनर्जी देन E2। तो आप एक हायर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं लोअर वैल्यू से, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव। ऐसे आएगा। ध्यान रखना इस बात को।
और केमिस्ट्री में एक बात और याद रखना, डेल्टा ई कभी भी प्लस में लिखा हो तो इसका ये मतलब होता है एब्जॉर्ब। कितनी एब्जॉर्ब? तो कहीं डेल्टा ई प्लस में तो आप समझ जाना इसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस प्रोसेस में। और कभी डेल्टा ई माइनस में हो ना तो इसका मतलब समझ आना माइनस का मतलब रिलीज होता है। कितनी रिलीज? समझ आगे बात जी? अगर ये लिखा हुआ है डेल्टा ई इज -393 किलो जूल पर मोल, अब बताओ इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? Energy release. रिलीज। कितनी रिलीज? समझ आ गई बात जी? तो कभी भी माइनस साइन से आप घबराना मत। माइनस साइन एनर्जी का एक ही मैसेज देता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है वहां, और उसकी कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बताइए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है 6th से 3rd में, हायर से लोअर में गिर रहा है। अब तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? E3 Energy third. E3 माइनस E6 करेंगे। अब बताओ ये आंसर फिर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि E3 मतलब लोअर एनर्जी, E6 मतलब वेरी हाई एनर्जी। तो कम माइनस हायर हो तो आंसर नेगेटिव। अब व्हाट डज दिस नेगेटिव स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज दिस एनर्जी स्टैंड फॉर? Energy release. एनर्जी रिलीज। इसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चे। नेगेटिव आपको एक मैसेज दे रहा है एनर्जी रिलीज है। कितनी एनर्जी रिलीज है? इतनी एनर्जी रिलीज है। तो नेगेटिव साइन देके घबराना मत। और जब आप इस एनर्जी से लैम्डा निकालेंगे ना तो ये रिलेशन होता है। तो आप बताओ इस एनर्जी को क्या पुट करोगे? आप इस एनर्जी को जब पुट करोगे तो आप ये माइनस साइन थोड़ा ना लोगे। माइनस का मतलब क्या था? रिलीज। तो आप तो मैग्नीट्यूड को पुट करोगे ना, यानी कि 6 से 3 में आएगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिलीज का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो डेल्टा ई नेगेटिव आएगा। तो हमने तो इस लैम्डा को निकालना है ना। तो लैम्डा निकालने के लिए इस रिलीज का क्या करना है मैंने? रिलीज में भी लैम्डा हो सकता है, एब्जॉर्ब में भी लैम्डा हो सकता है। तो नेगेटिव साइन का क्या सेंस बनती है लेने की? तो डेल्टा ई नेगेटिव आएगा मतलब एनर्जी रिलीज, और उस एनर्जी रिलीज में कितनी लैम्डा, वो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? hc/लैम्डा से निकाल लेंगे। आरो समझ में आया बेटा आपको? आ रहा हो? बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया। आपको क्लियर है बच्चे बात? बोलो। Yes, sir. अच्छा बताओ फिर, इलेक्ट्रॉन सेकंड से इंफिनिटी पे जा रहा है, बताओ डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? E2 माइनस ई इंफिनिटी है, ई इंफिनिटी माइनस E2? बोलो। E infinity minus E2. आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? Positive. Positive. पॉजिटिव का मतलब बताओ क्या है?
Absorb. Energy absorb. आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ, क्या सेकंड से इन्फिनिटी बिना एनर्जी लिए चला जाएगा? तो एब्जॉर्ब भी होगी ना बच्चे। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन 5वीं से इन्फिनिटी पे जा रहा है, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। अब आप समझ गए, 5 से इन्फिनिटी पे जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन 8th से 3rd में आ रहा है, अब क्या होगा? Positive. Negative. सर नेगेटिव। 3 माइनस E8 करेंगे। यस सर। E3 मतलब कम एनर्जी, E8 मतलब हाई एनर्जी, तो कम माइनस हायर, अपने दिमाग में सोचो आंसर क्या आएगा? सर नेगेटिव। मतलब एनर्जी रिलीज। बस। आपने इस नेगेटिव साइन से नहीं घबराना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है। खाना खाने के बाद बॉडी वार्म नहीं हो जाती बच्चों? इसका मतलब डाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? बताओ। ये होती है एनर्जी। Release होती अब बताओ, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन स्टैंड फॉर देन? सर रिलीज। एनर्जी रिलीज कितनी? इतनी हो रही है पर मोल के लिए, 1 मोल ग्लूकोज के लिए, यानी कि जब 180 ग्राम ग्लूकोज बर्न होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो नेगेटिव साइन से मत घबराइएगा। इज इट क्लियर?